नमस्कार। ज्योतिष वास्तु @चिंतक जी के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ग्रहों की यात्रा अब अंतिम पड़ाव पर आ गई है। राहु केतु की कड़ी में आज राहु पर चर्चा और विमर्श करेंगे। सोशल मीडिया जातकों को राहु से डराता है और अनकहा सा फोबिया भी बनाता है। इसमें दो राय नहीं कि ज्योतिष में राहु छाया ग्रह है, पर राहु को कोई रहस्यमय, कोई मायावी, कोई क्रूर ग्रह भी मानता है। राहु की महादशा में मृत्यु को जटिल विषय बना दिया गया है। यह सवाल सालों से जातकों के मन मस्तिष्क में जरूर चल रहा है। इन्हीं सब आशंकाओं और संशय पर से रमेश चिंतक महाराज जी आज पर्दा हटाएंगे। महाराज जी, नए कार्यक्रम में नमस्कार के साथ आपका स्वागत है। नमस्कार राजेश, आपके और आपके सभी दर्शकों को। महाराज जी, ज्योतिष में राहु को एक छाया ग्रह माना जाता है। इसमें रहस्य भी है, मायावी भी है, क्रूर भी है। आप क्या मानते हैं, ये सच है या केवल ये किंवदंती है? देखो, राहु एक छाया ग्रह है जी। लेकिन कलिकाल में सबसे ज्यादा प्रभावशाली भी है। राहु का भौतिक अस्तित्व नहीं है। ये कटान बिंदु है चंद्रमा और पृथ्वी के जो भ्रमण पथ है उसका। लेकिन राहु के बारे में ज्योतिष में बड़ी अनसुलझी पहेलियां हैं। राहु एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति को कंगाल बना देता है और कंगाल से अरबपति भी बना देता है। तो राहु एक रहस्यवादी ग्रह है और ज्योतिष में राहु का इसलिए बहुत महत्व है कि आप देखते हो तो लोग थोड़ा भयभीत रहते हैं राहु से, क्योंकि काल सर्पयोग इसी से बनता है। जो हम आजकल देखने लगे हैं, बहुत से लोग राहु काल कि राहु काल का समय दिन में क्या है। तो राहु से सभी बचना चाहते हैं और राहु से सभी भयभीत भी रहते हैं। ज्योतिष में राहु को समझने के लिए बहुत कालों से ये प्रयास चल रहा है कि चूंकि राहु आकस्मिकता लिए हुए है, इसलिए इसकी डायग्नोसिस करना थोड़ा कठिन है ज्योतिषियों के लिए भी। सवालों के क्रम में अभी मोटे मोटे सवाल जो जातकों के हैं और समाज में तैर रहे हैं, राहु के बारे में पौराणिक कहानियां और मान्यता साझा कर दीजिए। पहले वो हम उस प्राथमिक चरण में चलना चाहेंगे। जी। देखो राजेश, राहु के बारे में जो पौराणिक मत है वो तो सामान्य लोग भी जानते भी होंगे। जी। जब समुद्र मंथन हुआ था तो धन्वंतरी महाराज अपने हाथ में अमृत कलश लेके बाद में उत्पन्न हुए और तो उस अमृत कलश को जो बलि के सेनापति थे, स्वर भानु उनका नाम था, वो छिना के भाग गए। और तब देवताओं को बड़ी चिंता हुई कि भाई ये तो अगर अमृत पी लेंगे राक्षस तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी, ये सब अमर हो जाएंगे और फिर हमेशा के लिए हमें परेशान करेंगे और इंद्रासन पर कब्जा भी कर लेंगे। तो देवता लोग उनको ढूंढते हुए गए, विष्णु जी से प्रार्थना की, पाताल लोक में वो मिल गए। तब तक विष्णु जी देवताओं पर कृपा करके मोहिनी रूप धारण करके उनके पास पहुंच गए और उनको कहा, अब मोहिनी रूप पर वो सब दैत्य जो असुर थे वो मोहित हो गए। असुरों का एक स्वभाव है कि वो सौंदर्य पर मोहित हो जाते हैं और इसी चक्कर में फंस जाते हैं। तो फिर मोहिनी रूप जो विष्णु जी का था, उन्होंने कहा कि भाई सब लोग एक एक पंक्ति में बैठ जाओ। ऊपर का जो अमृत है वो थोड़ा कम गाढ़ा है, तो पहले हम देवताओं को दे देते हैं और उसके बाद नीचे का जो गाढ़ा गाढ़ा अमृत होगा वो आप लोगों को देंगे। तो देवताओं की पंक्ति जब समाप्त हो रही थी तो स्वर भानु को विष्णु की जी की इस चाल का पता चल गया। वो आकर बैठ गया देवताओं की पंक्ति में और उसने अमृत पी लिया। जब अमृत पी लिया तो सूर्य और चंद्रमा ने इशारा कर दिया कि ये तो
स्वरभानु है, राक्षस है, ये तो अमृत पी चुका है। तो विष्णु जी ने फिर सुदर्शन चक्र से उसका जी। गला काट दिया, तो ऊपर वाला पोर्शन जो था वो राहु हो गया और उसका धड़ जो है वो केतु हो गया। केतु। तो आज भी फिर राहु ने, स्वरभानु ने प्रतिज्ञा ली कि हर बार हम तुम्हें ग्रहण लगाएंगे। तो वो तो एक पौराणिक घटना है। एक और जी। पद्म पुराण में भी जी। उल्लेख आता है राहु का। उसमें उनकी माता जो है वो जो सिंघनी है, जिनको कि हनुमान जी ने जब लंका जा रहे थे, जब उनका वध किया, तो वो कथा ये कहती है कि उनके पुत्र राहु थे। हनुमान जी ने उनकी माता का वध किया था, इसलिए राहु का एक नाम सिंघनी सुता भी है, अच्छा। यानी सिंघनी के पुत्र जो हैं। जी। जी। तो राहु के बारे में जो पौराणिक आख्यान है वो यही जी। दो मूल रूप से मिलते हैं। जी। और राहु वैसे भी जो अ, ग्रह की तरह, जब हम ज्योतिष में नौ ग्रहों में राहु केतु को लिया जाता है, जी। तो राहु केतु की वजह से खगोलीय स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण है। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण लगता है, हर अमावस को राहु परेशान करता है सूर्य को, और हर पूर्णिमा को चंद्रमा को परेशान करता है। जब कांति एक हो जाती है तो फिर जी। ग्रहण लग जाता है। वो कितने अंशों पर ग्रहण लगा है वो कांति से डिसाइड करती है। जो ये खगोलीय घटनाक्रम है, ये जी। इसका पौराणिक रूप से महत्व जो है वो मैंने आपको बताया। महाराज जी, एक बात तो समाज में बिल्कुल प्रचारित है और हर कोई मान भी रहा है कि राहु का प्रभाव खराब होता है और वो सही नहीं होता है। अशुभता पर शुभता हावी नहीं हो पाती है। क्या ये सच है क्या? मतलब राहु इतना क्रूर है, इतना घमंडी ग्रह है कि वो अगर आपको आपके कुंडली में है तो वो अगर अशुभ है तो फिर अशुभ ही रहेगा। आप लाख जतन कर लें लेकिन वो उसकी अशुभता खत्म नहीं होती। क्या ऐसा है कुछ? देखिए, पहली बात तो ये है जी। कि राहु का उपचार सबसे आसान है। हाँ। जितने नवग्रह हैं उसमें राहु का उपचार सबसे आसान है। राहु असुर हैं और सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। इनका भौतिक अस्तित्व नहीं है, ये छाया ग्रह हैं। इनका कोई भौतिक आकार नहीं। अगर आप अंतरिक्ष में खोजने जाएं तो राहु किसी भौतिक आकार में आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन प्रभावी इतने हैं कि सूर्य जो ग्रहों के राजा हैं उनको भी ग्रहण लगा देते हैं। अब ये तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं राहु के लिए। ज्योतिष ग्रंथ कहते हैं कि इनकी तामसिक प्रवृत्ति होती है जी। और राजसिक वृत्ति भी होती है। तो अब जो मुख्य बात है इनको, राहु को समझने के लिए, तो जी। राहु लोभ और मोह, हम्म। इन दो चीजों के कारक होते हैं। जीवन में किसी जातक में कितना लोभ है और कितना मोह है, ये राहु की स्थिति से ही पता लगता है। अब इसको सकारात्मक ढंग से भी देखें अगर, जी। तो बहुत अधिक लोभ हो गया और नैतिकता न हुई, कुंडली में गुरु अच्छा नहीं होगा तो व्यक्ति चोर हो जाएगा। और गुरु अगर अच्छा होगा, उसमें बुद्ध भी अच्छा होगा, बुद्धि विवेक रहेगा, तो बहुत अच्छा व्यापारी हो जाएगा, धन कमाने में कुशल हो जाएगा। तो अब राहु के पॉजिटिव और नेगेटिव होने के लिए और जी। कुंडली में नवग्रहों की क्या स्थिति है ये बताती है। वैसे अगर राहु खराब हो तो निश्चित रूप से आदमी की प्रवृत्ति लोभ और मोह के कारण बिगड़ी हुई दिखाई पड़ती है, क्योंकि राहु शक्ति अर्जित करना चाहते हैं। हाँ। क्योंकि उनको, वो अमर हो चुके हैं, अब उनकी इच्छा शक्ति अर्जित करने की है। राहु की इच्छा जो युद्ध करने की इच्छा है, विवाद करने की इच्छा है, वो भी राहु ही गवर्न करते हैं। व्यक्ति का स्वार्थी होना वो भी राहु की वजह से ही होता है।
महाराज क्योंकि जी एक राहु किसी न किसी तरह से सफल होना चाहते हैं, ठीक और बात। सफलता के लिए साहस ही नहीं बल्कि दुस्साहस तक चले जाते हैं। महाराज जी एक चीज जो सभी लोगों को लगती है, क्या राहु अच्छे हो या खराब हो, दोनों कुंडली में अगर ऐसा है, क्या सब कुछ अचानक बदलते हैं वो? क्या उनकी प्रवृत्ति ऐसी है कि देखो, कभी आपको एकदम से नुकसान हो जाएगा, कभी एकदम से फायदा हो जाएगा? जी जीवन में जी। अनिश्चितता राहु है। राहु औचक कोई काम करते हैं, अनिश्चित होता है। इसीलिए राहु का प्रेडिक्शन जो है वो जी। बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। देखो, भ्रम की स्थिति जिसमें भी है वो राहु के कारण है। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता हाँ। वो राहु के कारण है। अच्छा। जिन लोगों में पाप कर्म में रुचि है वो राहु के कारण है। जुआ जो लोग खेलते हैं उसका कारक भी राहु है। गलत कार्य करने वाले राहु कुंडली में खराब होगा। हाँ। अब उसके कई मतलब जब राहु खराब होता है तो कई तरह के संकेत भी आते हैं जीवन में। अच्छा। क्योंकि राहु अगर अच्छा हुआ तो आप निश्चित समझ लिए व्यक्ति में मान सम्मान बहुत होता है उसका समाज में। अच्छा। वो बहुत गरीबी में पैदा हुआ होता है और बहुत अच्छी स्थिति में पहुंचता है। जोखिम उठाना राहु का ही काम। जो राजनीतिक योग राजयोग बनते हैं वो राहु की वजह से ही बनते हैं। तो देने में राहु आ जाए तो फिर छप्पड़ फाड़ के देता है, और अगर लेने में आ जाए तो फिर वो कंगाल भी कर देता है। मतलब राहु अगर क्योंकि स्ट्रांग है तो महाराज जी, अंग्रेजी में कहावत है नो रिस्क नो गेन। तो क्या उसी परिप्रेक्ष्य में हम इसको मान लें कि अगर राहु अच्छा है तो आपको सब कुछ अच्छा अच्छा दे? रिस्क लेने की क्षमता जो है जी। वो राहु में ही होती है। क्योंकि ए, राहु ए, बड़ा एक प्रदर्शनकारी भी है। जी जी। एक सवाल इसी में और जोड़ रहे हैं। शारीरिक समस्याएं कितनी मिलती होंगी, किस तरह की आती होंगी अगर राहु खराब है या राहु अच्छा है? देखो, राहु अगर खराब है जी। तो सबसे पहली बात है कि वाणी दोष होता है। ओ। आपने ऐसे लोग देखे जो गाली गलौज से बात करते हैं, हाँ है। तो इसका मतलब है कि उनका राहु खराब है। और बुध पॉजिटिव पोटेंशियल अगर होगा तो राहु को सही रास्ते पर ले आएगा। गुरु अगर पॉजिटिव पोटेंशियल होगा तो फिर वो जातक में विवेक जागृत रखेगा। लेकिन अगर राहु गड़बड़ है और बुध और गुरु पॉजिटिव नहीं हैं तो ये आदमी निश्चित रूप से गाली गलौज से बात करने वाला होगा, और उसकी वजह से इसको तरह तरह की समस्याएं आएंगी। राहु जब खराब होता है तो जी। कुछ एक ऐसे संकेत भी मिलते हैं जैसे नाखून खराब होना। ये राहु खराब होने का लक्षण माना जाता है। आदमी जल्दी जल्दी अपना आपा खो देता है, ये राहु खराब होने का लक्षण माना जाता है। शत्रु आपके बहुत अधिक होने लगे तो आप समझ लीजिए आपका राहु खराब होने लगा है। आप में बुरी आदतें पड़ जाएं, नशा करने लगे तो राहु खराब होने लगा है। अगर आप झूठ बोलने लगे, धर्म में आपकी स्वाभाविक जो रुचि थी वो समाप्त होने लगे तो निश्चित रूप से, और तंत्र मंत्र की तरफ आप चले जाएं, यानी जो वाम मार्गी साधना लोग करने लगते हैं, तो भी वो राहु की वजह से होता है। आपके घर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अगर खराब होने लगे जल्दी जल्दी तो राहु खराब है। घर में पानी की कमी होने लगे तो राहु खराब है। आपका मोबाइल खराब होने लगे जल्दी जल्दी तो भी राहु खराब है। ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है।
अगर घर में कहीं दुर्गंध आती हो, विशेषकर शौचालय में, हाँ। वास्तु में राहु का वास शौचालय में कहा गया है। जिन अच्छा। लोगों का शौचालय बहुत साफ सुथरा नहीं रहता, हाँ। निश्चित रूप से राहु खराब होता है। घर में ओ। कलह होती है, पति पत्नी, बच्चों में मतैक्य नहीं होता, सब अलग अलग मत के होते हैं, कलह होती है, इसका मतलब है कि राहु खराब है। तो घर में दीमक लग जाए, इसका भी अर्थ होता है कि राहु खराब है। अचानक दुर्घटना अगर हो तो वो राहु की वजह से होती है। जो कुछ अचानक होता है उसमें राहु का हाथ जरूर होता है। अगर किसी को दंड मिलता है, हाँ जी। किसी के साथ धो जाए, तो हाँ। भी के बाद भी है, तो भी खराब राहु का ये लक्षण होता है। जीवन में 42वां वर्ष जो होता है हाँ। वो राहु का वर्ष होता है। तो अक्सर 42वें वर्ष बहुत अच्छा या बहुत खराब अगर होगा तो हाँ। राहु की वजह से ही होगा। अच्छा। एक महाराज जी, एक जानना चाह रहे थे, और बहुत सारे लोग जातकों का ये सवाल भी है, क्या किसी घर में लगातार लोग बीमार हो रहे हैं? मतलब कोई घर का एक मेंबर बीमार हुआ, फिर उसके बच्चे बीमार हुए, पत्नी बीमार हुई, माँ बाप बीमार हुए, भाई बहन बीमार, एक लगातार अगर क्रम चल रहा है, तो जातकों का ये सवाल भी है कि क्या हमारे घर में राहु का एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है, क्या ये माना जाए? देखिए, निश्चित रूप से मैंने आपको बताया कि अगर लगातार मेडिकल बिल बन रहा है हाँ। तो राहु खराब है। और अपने घर का साउथ वेस्ट जरूर देखें। अगर साउथ वेस्ट में हाँ। पानी भरा रहता है, ये हाँ मैं अपने अनुभव से कहता हूं, तो जी। उस घर का मेडिकल बिल कभी बंद नहीं होता। साउथ वेस्ट पृथ्वी तत्व की दिशा है। ठीक अगर है। वहां पर पानी जल भराव रहता है हम्म। तो निश्चित है कि शरीर को नुकसान होगा। पृथ्वी तत्व का अर्थ होता है भौतिक शरीर। हम्म। आप एक मिट्टी के डेले को एक गिलास पानी में डाल दीजिए, तो डेला धीरे 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 उसके एटम अलग होने लगेंगे। यानी जल तत्व पृथ्वी तत्व को खा जाता है। तो अगर हम्म। आपके घर का साउथ वेस्ट, हम्म। जो पृथ्वी तत्व की दिशा है, वो जी। अगर वहां पर जल की अधिकता है, जल भरा रहता है, तो वो भी एक बात है। और वो अगर जल भरा रहता है तो राहु खराब माना जाएगा, क्योंकि राहु की दिशा साउथ वेस्ट है, दक्षिण पश्चिम का कोना है, जिसे हम नैऋत्य कोण भी कहते हैं। नहीं देते, ठीक है। ठीक। वास्तु के क्रम में तो अगली बार, मतलब कुछ एक दो एपिसोड के बाद हम लोग ये चर्चा शुरू करेंगे। एक महाराज जी, जो इम्पोर्टेंट अब बिंदु आ रहा है, राहु की महादशा 18 वर्षों तक चलती है। इस दौरान जातक कुछ भी कर ले, उसके जीवन में हर तरह के उतार चढ़ाव तय हैं। ये एक, मतलब ये बिल्कुल सामान्य सा है, और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के जीवन में एक बार महादशा तो राहु की आएगी। इसी में एक और आपके साथ सवाल भी जोड़ रहे हैं, क्या इस पीरियड में मार्केश भी लगता है क्या? जी देखो, राहु महाराज। की महादशा जब केतु आता है, या केतु की महादशा में राहु आता है, तो निश्चित रूप से अच्छा नहीं होता। राहु में जब मंगल आता है, अब ये डिपेंड करता है कि मंगल कुंडली में कहाँ है। राहु का जो परम शत्रु है वो मंगल है। तो राहु अच्छा। और मंगल का कॉम्बिनेशन नहीं होता। अगर किसी के लग्न में मंगल राहु है तो उसका स्वभाव अच्छा नहीं होगा। पंचम में है तो उसकी बुद्धि अच्छी तरह से काम नहीं करेगी। अगर नाइन्थ में है तो उसके भाग्य में बहुत उतार चढ़ाव रहेगा। तो कुल मिला के राहु और मंगल का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, और राहु और केतु का कॉम्बिनेशन भी अच्छा नहीं है। अच्छा। क्योंकि जब राहु में केतु होता है, केतु में राहु होता है, तो भी ये अच्छा परिणाम नहीं देते। लेकिन इसका निर्णय हमेशा होता है कि वो राहु किस राशि में है, उसका राशि, उस राशि का जो स्वामी है वो कितना पॉजिटिव पोटेंशियल है या वो कितना नेगेटिव पोटेंशियल है।
जब इससे राहु की स्थिति का निर्धारण होता है, क्योंकि राहु तो छाया ग्रह है। अब राहु के साथ दिक्कत यह है कि जब वो जिस ग्रह के साथ होता है उस ग्रह को खा जाता है, क्योंकि ये केवल मुंह है ना, असुर का मुंह राहु है। तो जी अगर वो खा जाता है फिर अपनी महादशा अंतरदशा में देता है, यानी वो ग्रह ग्रहण की स्थिति में आ जाता है, उसको वो ग्रहण कर लेता है। हालांकि वो अपनी महादशा अंतरदशा में दे देता है उसका भी फल, जी। लेकिन ये निश्चित है कि उस ग्रह की महादशा या अंतरदशा बहुत अच्छी नहीं होती जो राहु के बहुत नजदीक होता है ग्रह, क्योंकि राहु जिस ग्रह के भी पास होगा उसे खा जाएगा। आपने एक बात इसी में चर्चा में कही कि मंगल और राहु अगर किसी जातक की कुंडली में एक ही घर में बैठे हों तब क्या होगा? मैंने बताया कि जब अगर लग्न में हो तो उसका स्वभाव अच्छा नहीं होता, हाँ मोस्ट कंफ्यूज रहता है। एक्चुअली हाँ, मंगल क्रिएटिविटी को दिखाता है, ठीक कह रहे हैं। तो उस आदमी की क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। पंचम में होगा तो संतान के लिए दोष हो जाएगा, नाइन्थ में होगा तो भाग्य में दोष हो जाएगा, अप्स एंड डाउन्स बहुत होंगे। तो डिपेंड करता है कि वो किस राशि में है, उससे भी उसके फल में न्यूनता या अधिकता आती जाती रहती है। लेकिन महाराज जी, इस महादशा के पीरियड में जातक को किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और वो क्या करे कि उसका एडवर्स इफेक्ट ना पड़े उसके जीवन में? देखो, जहां तक मेरा अनुभव है कि राहु की महादशा में 18 साल में एक बार व्यक्ति को सांस की तकलीफ जरूर होती है। अच्छा। राहु ऑक्सीजन का विरोधी है। और जहां तक उपाय की बात है तो आप राहु की महादशा में ये कह सकते हैं किसी से भी कि नीले वस्त्र न पहने, न ही घर अच्छा। में नीले वस्त्र लाए। घर में कूड़ा और कबाड़ तो इकट्ठा होने ही न दे, अच्छा। क्योंकि कबाड़ और कूड़ा इकट्ठा हुआ तो राहु का प्रभाव बढ़ने लगा। अच्छा। अब अगर मान लो राहु को ठीक करना है और तो दिव्यांगों की मदद करे, कोढ़ियों को कंबल का दान करे, घर में राहु मंत्र का जाप करे। ये जो धूनी होती है ना, जी। धूनी जलाने से भी राहु धुआं है, तो जो सुगंधित धुआं होता है उससे राहु प्रसन्न होता है। अब आजकल तो केमिकलाइज अगरबत्ती आ गई हैं, तो जी। वो उसका विकल्प नहीं हो सकता। जो पुराने जमाने में गूगल इत्यादि की धुनी दी जाती थी, वो चूंकि नेचुरल प्रोडक्ट होते थे, उनसे राहु बहुत प्रसन्न होता है। राहु की प्रसन्नता सुगंधित धुएं से बहुत होती है, तो घर में धूली जलाना चाहिए। शिव की पूजा से राहु प्रसन्न होते हैं, हनुमान जी की पूजा से राहु प्रसन्न होते हैं। चांदी का छल्ला एक अपने राइट हैंड की रिंग फिंगर में पहन सकते हैं। चांदी की गोली या चांदी की गोलियों की माला पहनने से, क्योंकि उससे चंद्रमा ठीक हो जाता है। जी। चंद्रमा ठीक हो जाता है तो आपकी बुद्धि सही काम करेगी, राहु थोड़ा दबे हुए रहेंगे। काली गाय की सेवा भी राहु का एक उपाय है। काले कुत्ते को या किसी कुत्ते को रोटी खिलाना, वो भी भैरव जी का वाहन है, वो भी एक राहु का उपाय है। घर में मोर पंख रखना भी राहु का उपाय है। बहुत सारे उपाय हैं। शराब मांस इत्यादि का सेवन न करें, किसी को अपशब्द न बोलें, मीठी बाणी बोलें। कोयले का दान भी राहु का उपाय है। जी। कितने उपाय मैं बताऊं, जो हो सके वो करे। वो राहु का उपाय बड़े साधारण हैं। और मैं समझता हूं कि राहु से ज्यादा जल्दी प्रसन्न होने वाला कोई ग्रह है ही नहीं। महाराज जी, राहु की महादशा में मृत्यु एक जटिल ज्योतिषीय विषय है माना जाता है। आपका क्या मानना है? क्योंकि उसमें दशमलव के आधार पर किसी तरह की कोई गणना की जाती है, लेकिन सोशल मीडिया में जो जो परसेप्शन दिया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, वो बहुत कुतर्कों भरा है, वो वितर्कों भरा नहीं है।
आपको क्या लगता है कि ये जायज है या नाजायज है? देखो, जो लोग केवल राहु से मृत्यु की बात करते हैं जी। वो ज्योतिष के किसी सिद्धांत में नहीं है। हम्म। ये जरूर है कि राहु अगर नेगेटिव हो तो स्वास्थ्य ठीक होने नहीं देता। लंबी बीमारी का कारक राहु ही होता है, लेकिन मृत्यु का कारक राहु नहीं होता, जी यह निश्चित है। मृत्यु का कारक कुंडली में जो मार्केश ग्रह होता है जी। वही होता है। अब कभी कभी ये देखा गया है कि अगर राहु की महादशा में जन्म है तो केतु की महादशा खराब होती है, अगर केतु की महादशा में जन्म है तो राहु की महादशा खराब होती है। ये इसका ये अर्थ नहीं है कि उसमें मृत्यु होती है। तो लोगों में राहु के बारे में ये अनावश्यक भ्रम पैदा हो गया है कि राहु मृत्यु कराता है। मैं आपको एक आश्चर्यजनक बात बताऊं, राहु जी। दुर्घटना कराता है, मृत्यु नहीं कराता। मृत्यु तभी होती है जब कुंडली में मार्केस एक्टिव हो जाते हैं, और 3 प्रकार से एक्टिव हो जाते हैं, तभी किसी की मृत्यु होती है। उसमें बुध का सबसे ज्यादा योगदान है। इसी कड़ी में एक जानकारी और आपसे जानना चाह रहे थे। राहु अगर बहुत अच्छी स्थिति में है तो क्या आपको लगता है अचानक धन लाभ होगा, पॉलिटिक्स में आप जाएंगे, पुलिस प्रशासन या गुप्तचर या सीबीआई या क्षेत्रों में खासी सफलता मिलेगी, ऐसा क्या आप मान सकते हैं? देखो भाई, राहु का अच्छा होना कलिकाल के जो ऐश्वर्य हैं जी। वो पूरे पूरे मिलते हैं। और राहु इतना देता है कि लेते लेते आपके हाथ थक जाते हैं। राहु की यही तो विशेषता है। कोई ग्रह इतना नहीं देता। राहु ये नहीं देखता कि आप कितना डिजर्व करते हो। ठीक है। राहु अगर कुंडली में अच्छा है तो व्यक्ति वास्तव में कहता है कि जा सुकृपा नहीं कृपा आगाती। तो राहु जिस पर कृपा कर दे, आप ये जितने भी बड़े पदों पर अचानक बैठे हुए नेता मंत्री देखते हो ना, जी इन जी। सब की कुंडली में राहु बहुत अच्छा होता है। क्योंकि कलिकाल में, जैसे मान लो एक बड़ा प्रसिद्ध योग है जिसे हम राहु और गुरु के साथ सम्मिलित करके देखते हैं। तो अब वो योग तो गुरु राहु एक साथ हो तो लोग उसको बहुत अच्छा नहीं मानते, क्योंकि लेकिन कलिकाल में तो ये योग बहुत अच्छा फलित दिखाई पड़ता है। वो अलग बात है कि बहुत दूरगामी परिणाम क्या होगा, लेकिन जी। अभी ऐसे व्यक्ति के पास ऐसी, क्योंकि राहु है असुर और गुरु है विवेक। तो विवेक पर अगर दैत्य का कब्जा हो जाएगा जी तो जी। दैत्य तो भौतिक चीजों का बहुत जानकार होता है ना। जी जी। दैत्य का, असुर का अर्थ है जो पूरी तरह भौतिकता में लिप्त है। तभी तो मोह और लोभ का कारक कहा गया है उसको। जी 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 जी। तो जो भौतिकता में बहुत लिप्त है वो जी। अगर आपके विवेक पर कब्जा कर लेगा, उसको कह देते हैं गुरु चांडाल योग। गुरु चांडाल। गुरु है जी। और राहु चांडाल है। तो अक्सर आपको ये योग आपको सफल व्यक्तियों की कुंडली में मिल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पाराशर जी ने इस योग को अच्छा नहीं बताया। उन्होंने कहा है कि ऐसा आदमी व्यभिचारी, झूठ बोलने वाला, और लास्ट में कई चीजें लिखी और लास्ट में लिखा अपने कुल का नाम डुबो देगा। लेकिन व्यवहारिक रूप से इस युग में देखने को ये मिलता है कि जो तथाकथित सफल लोग हैं, हाँ हाँ, उन लोगों की कुंडली में ये योग दिखाई पड़ता है। तो राहु ऐसी बुद्धि देता है, ऐसा विवेक उसका भ्रष्ट करता है, और चूंकि इतना पावरफुल होता है कि हजारों लोगों को पीछे करके वो आगे हो जाता है, क्योंकि राहु में साम दाम दंड भेद की नीति बहुत कुशलता से उसे आती है। एक महाराज जी और सवाल है, कुंडली में
कहाँ सही और कहाँ गलत राहु होता है, और मित्र और शत्रु राशि क्या है इसकी, मतलब ये थोड़ा सा ना, उसके बाद हम देखो राहु, समाप्त कब भी करेंगे। हम जी। पाराशरी की बात करें तो राहु की कोई अपनी स्वराशि भी नहीं होती और हाँ, मित्र और शत्रु राशि भी नहीं होती। नहीं राहु होती। की दृष्टि भी नहीं होती। बहुत से एस्ट्रोलॉजर राहु की दृष्टि मानते हैं। हाँ। हालांकि कहीं कहीं कन्या और मीन राशि मानी गई है, कहीं कहीं जी। मिथुन और धनु राशि, मिथुन में राहु उच्च का, धनु में नीच का, ऐसा मानते हैं। कहीं कन्या में उच्च का, मीन में नीच का, ऐसा मानते हैं। तो उच्च नीच राशि में मतभेद है, लेकिन इसमें मतभेद नहीं है कि राहु जिस राशि में होता है उस जी। राशि के स्वामी के अनुसार या जिस ग्रह के साथ होता है उस ग्रह के अनुसार फल देता है। लघु पाराशरी का नियम है, यद यद भाव गतो अपि यद यद भावे से संयतौ तत् तत् फलानि सर्वाणि राहु केतु तमोग्रहो। तो वो साइटेशन है, उसमें कोई संशय नहीं है। महाराज जी, चलते चलते एक थोड़ा सा एक दो सवाल और उस पर प्रकाश डाल दीजिए। राहु को अच्छा करने के लिए आपने कुछ जतन बताए हैं, लेकिन बहुत सारे कंफ्यूजन्स रहते हैं पंडितों के द्वारा भी। हम जानना चाह रहे थे कि मोटे मोटे कुछ दो चार उपाय बता दीजिए, ताकि जातक वो करता रहे और उसे राहु उसके विपरीत प्रभाव न दे पाए। जी। देखो राजेश, मैंने कम से कम 50 बातें जी। बताई होंगी, मुझे जी। जी। याद नहीं मैंने क्या क्या बताया है। हाँ, 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 लेकिन हाँ। वैसे मैं बताऊं, राहु जी। के मंत्र का जाप हाँ, अगर गंगा किनारे या शिव मंदिर में किया जाए, ओम हाँ। भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, हम्म। या एक जो बीजाक्षर उसका छोटा वाला भी है, ओम रांग राहवे नमः, तो इन ये दो मंत्र हैं, इसमें जो भी सुविधा हो, अगर इसकी 3 माला रोज करे तो 40 दिन में राहु अनुकूल हो जाते हैं। ये निश्चित है। राहु, अच्छा, भैरव जी की उपासना करने से राहु अनुकूल हो जाते हैं। अच्छा। कुत्ते को रोटी खिलाना मैंने बता ही दिया। भैरव जी के यहाँ एक नारियल फोड़ के आने पर, यानी नारियल की बलि देने पर लगातार 7 दिन तक करे तो राहु अनुकूल हो जाते हैं। बहुत से उपाय हैं, बहुत छोटे छोटे उपाय हैं। और देखो, नीले रंग का मैंने निषेध किया कि नीला रंग नहीं होना चाहिए, न वस्त्र होने चाहिए, ना आपके घर में दीवारें नीले रंग की होनी चाहिए, नहीं तो राहु का प्रवेश हो जाता है। हो अगर आप जाता है। वस्त्र पहनेंगे तो आपके शरीर में राहु हावी होगा। ठीक बात एक उपाय ये भी है कि आप है। जी। एक लोटे पानी में 4 जी। बूंद डालिए नील के। जब वो नीला हो जाए पानी, तो जी। एंटी क्लॉकवाइज 4 बार घुमा के हाँ। शौचालय में वो पानी डाल दीजिए। इससे भी राहु का प्रभाव उतर जाता है। बहुत से उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। वैसे मैं ऐसा मानता हूं कि जी। राहु के मंत्र का जाप करना सर्वश्रेष्ठ उपाय है और हाँ। अनुभवगत भी है। बहुत अच्छा, बहुत महाराज जी, मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें थी इस राहु के ग्रह के संबंध में, वो आपने उस पर भी ये तो पर्दा डाल ही अनंत है। दिया है। हम फिर नए एपिसोड में केतु पर बातचीत करेंगे, ये पहले से ही पूर्व घोषित है। उसके बाद वास्तु का क्रम शुरू करेंगे, वो आपका मतलब उस पे आपका स्पेशलाइजेशन भी है, और लोगों को वास्तु के नियमों को जानना भी चाहिए, क्योंकि वो जिंदगी बनाते और संवारते भी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इस एपिसोड में हम लोगों ने राहु पर चर्चा की। नए विषय पर अगले अंक में नमस्कार। मुलाकात होगी। थैंक यू। राहु ग्रह पर चर्चा में आपकी तमाम तरह की जिज्ञासाएं शांत हो गई होंगी, किंतु राहु ग्रह छाया ग्रह है। अगर आपकी कुंडली में राहु खराब है तो बताए गए उपायों को करेंगे तो प्रतिकूल प्रभाव जरूर कम हो सकते हैं। चलते चलते किसी ने सच कहा है कि समस्या के बारे में सोचने से बहाने मिलते हैं और समाधान के बारे में सोचने पर रास्ते मिलते हैं। अगले अंक पे केतु पर चर्चा और विमर्श करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।